दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मैं हारा थका बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नजर सामने किचन से आती मेरी पत्नी रिंकी पर पड़ी। वो देखने से ही काफी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई तो बात है, इसलिए रिंकी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुंह धोए हुए थे, इसलिए मैंने उसे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रिंकी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, इतनी नाराज ही किस लिए? तो उसने मुझसे खा जाने वाली नजरों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है? फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए, आपको क्या? आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है। और ना ही मेरा कोई ख्याल है। आपको डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवा कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर जरूरत से ज्यादा पसार सकता है। कभी आपने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियां, ये बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने की तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं मैं? ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लेकिन लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन पर दिन जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वही पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं, और अब ये ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आए ही होंगे। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार रिंकी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण करके उन्हें बैठने को कहा। रिंकी ने भी उन्हें चरण वंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। रिंकी तो मुंह छुपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था कि पापा कहीं पैसे की कोई बात न करते, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो रिंकी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे, ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को याद नहीं कर सकते, देने के नाम पर वो सभी लोग याद आते हैं, और अब जब कोई जरूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द रिंकी कभी नहीं बोलते, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम नहीं ना के ही बराबर था। एक तरफ रिंकी लगातार मुझे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ कर पाने में समर्थ नहीं था। मैंने रिंकी को चुप रहने के लिए कहा, रिंकी तब तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके मैं कल तुम्हारी दवाई और बच्चों की जरूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो, उनके सामने घर में कलेश
करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। रिंकी समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। वह गुस्से में बोल पड़ी, कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? वो बोला, ये मेरा काम है, क्या करूँगा या नहीं, तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब रिंकी शांत हो गई और खाना बनाकर वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा बच्चों के साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कभी कहीं पिताजी कोई मांग न कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं कोई वादा भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो बेटा, अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की ही गाड़ी से मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर और मुझे मुन्ना और मुन्नी की यादें सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं अबाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र रिंकी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। पापा के आराम करने के लिए मैंने बिस्तर लगाया। 10 मिनट बाद बोले, अब मैं चलता हूँ बेटा, अब ये लो, तुम्हारी माँ ने कुछ पैसे भेजे हैं, इन्हें रख लो। लेने में शर्म आ रही थी, लेकिन मेरे घर की हालत ही कुछ ऐसी थी कि मुझे पैसे लेने पड़े। रिंकी भी खुश और सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यही तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।